नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, हमारे इस आर ओ मेंस कार्यक्रम में अभी तक हम लोग पत्र लेखन पढ़ रहे थे और लगभग सारे पत्र हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। केवल एक ही टॉपिक उसमें बचा है और वो है टिप्पण, जिसको टिप्पणी भी कहा जाता है। एक ये वाला टॉपिक रह गया है, अभी इसको भी हम पढ़ेंगे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है गद्यांश। आपको पेपर में गद्यांश दिया जाएगा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा उपर्युक्त गद्यांश का कोई उपयुक्त शीर्षक लिखवाया जाएगा, उस गद्यांश का सारांश लिखने के लिए कहा जाएगा और उसमें कुछ पंक्तियां अंडरलाइन की हुई होंगी जिनकी व्याख्या लिखने के लिए कहा जाएगा। तो ये हम आज समझेंगे, इसको कैसे लिखना है और किस तरह से प्रश्न आता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करने से पहले एक ये थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। पीसीएस मेंस और समीक्षा अधिकारी के मेंस में जो गद्यांश से संबंधित प्रश्न होते हैं उनमें क्या अंतर है। तो देखिए, जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है, समीक्षा अधिकारी के पेपर में एक गद्यांश आता है, केवल एक गद्यांश, और उसमें गद्यांश से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो होता है शीर्षक, जो कि 3 नंबर का होता है। सारांश 6 नंबर का पूछा जाता है और व्याख्या होती हैं जो कि 12 नंबर की पूछी जाती हैं। 3 व्याख्या करनी होती हैं आपको, 4+4+4, 4 नंबर की एक व्याख्या होती है। जबकि पीसीएस मेंस में 2 गद्यांश दिए होते हैं। एक गद्यांश में आपसे एक प्रश्न भावार्थ से संबंधित पूछा जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश का भावार्थ क्या होगा, और एक प्रश्न उस गद्यांश से संबंधित कोई भी प्रश्न हो सकता है वो पूछा जाएगा, जो कि आपको गद्यांश पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। उसका उत्तर आपको लिखना होगा और वहाँ पर 20 नंबर की व्याख्या पूछी जाती है। मतलब कहने का यह है कि गद्यांश से संबंधित जो एक 30 नंबर का पूरा प्रश्न यहाँ पर आता है। फिर दूसरे गद्यांश में भी शीर्षक पूछा जाता है और एक प्रश्न पूछा जाएगा उससे संबंधित, और संक्षेपण पूछा जाता है। तो दूसरा भी प्रश्न 30 नंबर का ही होता है। मतलब ये हुआ कि 2 प्रश्न गद्यांश से संबंधित 60 नंबर के होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गद्यांश वाला पोर्शन अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर 150 मार्क्स के पेपर में 60 नंबर का तो केवल गद्यांश से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। कुछ भी आपको इसमें नया नहीं करना होता है, केवल उस गद्यांश को समझकर उससे संबंधित प्रश्न करने होते हैं। अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक समीक्षा अधिकारी में। समीक्षा अधिकारी में क्या होता है, यहाँ पर 12 और 6 18 और 3 21 नंबर का ये गद्यांश होता है, जो कि अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 100 नंबर का ये पेपर रहता है आपका आलेखन वाला, और इसमें 100 में से 21 नंबर तो केवल आपको इस गद्यांश से मिलेंगे। और देखिए 15 नंबर का आता है सारणी लेखन। तो 15 और 21 कितने हो गए, 36 नंबर, 36 मार्क्स। तो 36 मार्क्स तो केवल आपके 2 प्रश्न से ही आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये है। पिछली वीडियो में हमने सारणी लेखन पर चर्चा की थी। सारणी लेखन बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत आसान होता है। पत्र को देखकर ही उसको उसमें लिखना होता है। खैर, वो पिछली वीडियो में बताया था सारा। आज हम अपने इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, कोई भी गद्यांश दिया होगा तो इस तरह से देखिए आया होगा, पेपर आएगा आपके पास में।
जब आपको पेपर मिलेगा तो उसमें इस तरह से एक गद्यांश दिया हुआ होगा। ये आप देख पा रहे होंगे इसको, इस तरह से गद्यांश दिया होगा। उस गद्यांश से संबंधित 3 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। एक में दिया है यहाँ पर कि इसका शीर्षक लिखिए। दूसरे प्रश्न में आपसे सारांश पूछा गया है और तीसरे में आपसे रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है रेखांकित अंश 1 और ये है 2 और ये 3। इसमें 3 व्याख्याएं आपको करनी है जो कि 12 नंबर की होती हैं। अब देखिए कैसे आपको शीर्षक लिखना है। शीर्षक लिखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप जो भी आपको गद्यांश दिया हुआ है उस गद्यांश को 2-3 बार अच्छे से पढ़ें। ठीक है, ध्यान से पढ़ें, पूरी तरह से कंसंट्रेट करके अपने माइंड को इसको पढ़ें। इसका जो मूल भाव है उसको समझने का प्रयास करें। जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो बहुत कुछ आप इसमें समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। उसे देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अबोध है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं है, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिससे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में। लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र है। उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद में हमें दिखाई दिया कि यहाँ पर इसका जो उचित शीर्षक है, हम कई सारे बिंदुओं पर देख सकते हैं कि इसका शीर्षक उचित क्या हो सकता है। तो इसका जो उचित शीर्षक है, एक तो इसमें मुख्यतः साहित्य की बात की गई है, तो साहित्य शब्द तो आएगा ही। ठीक है, जैसे कि साहित्य और जीवन, ये भी इसका एक शीर्षक हो सकता है। और एक शीर्षक इसका हो सकता है साहित्य का उद्देश्य, ये भी एक शीर्षक इसका हो सकता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम साहित्य व उसका लक्ष्य, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि साहित्य का लक्ष्य, ये भी एक इसका शीर्षक हो सकता है। साहित्य में निहित भाव, ये भी एक इसका शीर्षक हो सकता है। क्योंकि गद्यांश पढ़ने के बाद हमें बात समझ में आई कि ये गद्यांश साहित्य के ही इर्द गिर्द लिखा गया है। इसमें साहित्य के से संबंधित ही बातें सारी कही गई हैं। ठीक है, तो देखिए पिछली बार जो है आपको साहित्य से संबंधित ऐसे दिया गया था, ये भी एक बहुत अच्छा इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आप नोट करके साहित्य वाले ऐसे में लिख सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार। अब हम बात करते हैं कि शीर्षक हमें कैसे लिखना है। शीर्षक लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देख लेते हैं हम कि शीर्षक कैसे लिखा जाए, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आप 2-3 बार उस गद्यांश को पढ़ लेंगे। गद्यांश को पढ़ने के बाद, ठीक है, जब आप समझ जाएं कि क्या साहित्य का शीर्षक आप उस गद्यांश का आप क्या शीर्षक लिखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए वो प्रश्न 1 पर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसको वहाँ पर लिखें ब्लैक पेन से कि प्रश्न 1 का है, अगर प्रश्न तो का उत्तर, और उसको ब्रैकेट में बंद कर दें और फिर नीचे शीर्षक आप लिखेंगे। बहुत से लोग बार बार प्रश्न करते हैं
कि सर हेडिंग ब्लैक से डालनी है, क्या ब्रैकेट में बंद जो करना है वो ब्लैक से करना है या ब्लू पेन से करना है। ये देखिए, ये कोई नियम नहीं है कि ब्लू से करना है या ब्लैक से करना है। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि आपकी कॉपी सुंदर दिखाई दे, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखा करो, ध्यान से समझा करें। ये कोई किसी भी तरह का आयोग का नियम नहीं है, ना ही मुख्य परीक्षा का नियम है कि उसको ब्लैक पेन से ही लिखना है, उसको ब्लैक पेन से ही अंडरलाइन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ब्लू से भी कर सकते हैं, ब्लू से भी ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, और ब्रैकेट में ना भी बंद करेंगे तब भी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि कॉफ़ी सुंदर लगे, इसलिए आप इस तरह के प्रश्न ना किया करें कि किस पेन से लिखें, किस पेन से क्या करना है। ये तो सामान्य सी बात है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। मैं कई बार ही वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन बार बार यही इसी तरह के मैसेज लोग करते हैं। मैसेज आप मुझे करें, क्वेश्चन आप पूछें, उससे संबंधित जो भी डाउट है, जो भी प्रश्न है वो प्रश्न पूछें। बाकी मैंने सारे प्रश्नों के जवाब लगभग अपनी वीडियो में दिए हैं, तो आप उनको ध्यान से देखा करें और उसके बाद आप प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम आते हैं मुख्य टॉपिक पर अपने। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब इस तरह से लिख देंगे तो नीचे आप लिखें एक लाइन, इस लाइन को आप रट लें, याद कर लें। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित है। ठीक है, ये आप लिख लें। लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए इसका शीर्षक है साहित्य और जीवन, तो हमें लिखना है इस तरह से, साहित्य और जीवन। ये हमने लिख दिया, साहित्य और जीवन। अब इसको सिंगल ब्रैकेट कॉमाज में बंद कर दें, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है इसमें इसको बंद कर दें बस। डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद नहीं करना है, इसके नीचे किसी भी तरह की अंडरलाइन ना करें, केवल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करें, बस हो गया आपका एक प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये वाली लाइन आपको जरूर लिखनी है। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक ये निम्नलिखित है। अब देखिए, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये भी रह गई है कि जो शीर्षक है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, आपका 3 से 4 शब्दों का हो अधिकतम। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 शब्द हो, इससे ज़्यादा किसी भी हालत में आपका शीर्षक ना हो। दूसरी बात, शीर्षक आप इस तरह से भी ना लिखें कि आपने एक शीर्षक लिखा ये साहित्य और जीवन, फिर लिख दिया या साहित्य और साहित्य का उद्देश्य, सॉरी ये, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है कि आपने दो वहाँ पे शीर्षक लिख दिए, तो दो शीर्षक आपको वहाँ पर नहीं लिखने या नहीं लगाना है, आपको केवल एक ही शीर्षक लिखना है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रही शीर्षक वाली बात। अब हम आते हैं सारांश पर। सारांश को क्या करना है, सारांश कैसे लिखना है। तो सारांश लिखने के लिए, सारांश मतलब इसका सार क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है गद्यांश, इसको समझना है। ये गद्यांश क्या कह रहा है, इसको सार क्या है, ये लिखना है। अब देखिए, सारांश क्यों पढ़ना पड़ता है समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में, शायद आपको याद आया, समझ में आया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब हमने सारणी लेखन पढ़ा था तो सारणी लेखन में उस टेबल का विषय व आशय लिखना पड़ता है। ठीक है, विषय व आशय क्या होता है, वो उस पत्र का सार होता है, मुख्य बात क्या होती है वो होती है, तो वो लिखना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर मुख्य परीक्षा में सारांश एक प्रश्न होता है कि आप सारांश निकालना सीखें, जिससे कि आप जब जॉब में आएंगे तो पत्रावलियाँ जब आपको सुरक्षित रखनी होंगी, जो पत्र सुरक्षित रखने होंगे, उनका सारांश आप कैसे निकाल पाएँ, तो वो सारी चीज़ों को आप सीखें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है सारांश के लिए, देखिए कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, आप आराम से निकाल लेंगे, इतना कोई ज़्यादा ये भी टफ नहीं है। गद्यांश को बार बार पढ़ें, और एक चीज़ ध्यान रखनी है वहाँ पर, जब आप सारांश निकालेंगे
तो जो पंक्तियाँ अंडरलाइन की हुई हैं, उन पंक्तियों में जो बात लिखी हुई है उसको मिस तो बिल्कुल ना करें, यानी कि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको ज़रूर लिखें आप वहाँ पर। तो वही है, पहले तो गद्यांश को 2-3 बार पढ़ें, क्योंकि गद्यांश को आप 2-3 बार जब शीर्षक लिखा होगा वहाँ पे पढ़ लिया होगा तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता रहेगी नहीं। गद्यांश में कुछ मुहावरे, उदाहरण ये सब दिए हों अगर, तो उनको भी समझने का प्रयास करें। रेखांकित जो पंक्तियाँ हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मूल गद्यांश है, ये जो गद्यांश है, आप एक काम करें, वहाँ जाएं, जाके इसके शब्द गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इन शब्दों को गिन लें। है भी गिनना है को भी एक शब्द मानना है, ठीक है, मैं एक शब्द मानना है, इस तरह से शब्दों को गिन लें। मान लीजिए आपके शब्द जो हैं 120 शब्द होते हैं, तो आपको 120 शब्दों का 1/2 से 1/3 शब्दों के बीच में आपका गद्यांश का सारांश होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका ना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 120 शब्द दिए हुए हैं, तो आपको अधिकतम 40 शब्दों में सारांश लिखना है, 40 से ज़्यादा शब्द ना हो, ठीक है। 1/3 के आसपास आपको लिखना है, 1/2 से 1/3 शब्द, तो 40 शब्दों के आसपास आपको लिखना है अगर 120 शब्दों का दिया हुआ है तो। अब एक दूसरी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, पीसीएस मेंस वाला भी हम देख लेते हैं अभी यहीं पर ही, चूँकि हम देख चुके हैं अभी शीर्षक, तो वही प्रक्रिया है जो समीक्षा अधिकारी के लिए। प्रश्न आप तभी लिख कर पाएंगे जब आप उस गद्यांश को पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पर प्रश्न दे दिया जाए कि उपर्युक्त गद्यांश में साहित्य का जीवन से किस प्रकार का संबंध दिखाया गया है, या साहित्य का किस प्रकार का उद्देश्य बताया गया है, तो आप इसको पढ़कर ही उसको वहाँ पर लिखेंगे। तो वो तो प्रश्न आपको गद्यांश समझ के ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले व्याख्या की, क्योंकि व्याख्या यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में पूछी जाती है व्याख्या कैसे करनी होती है आपको, तो थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, व्याख्या के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको गद्यांश दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक गद्यांश है ये, ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझ लें, ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, और इस गद्यांश में एक ये पंक्ति अंडरलाइन की हुई है, यहाँ पर एक पंक्ति अंडरलाइन की हुई है। तो जो पंक्ति अंडरलाइन की हुई होंगी उनकी आपको व्याख्या लिखनी है, ठीक है। जैसे कि पिछले वाले में हम दिखाई देते हैं, गद्यांश ही देख लेते हैं सीधे। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर इसमें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइन अंडरलाइन की हुई है। तो आप क्या करेंगे, उस अंडरलाइन का पहला शब्द और दूसरा शब्द, ठीक है, इसको उठाएंगे और इसको यहाँ पर जब आप व्याख्या लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर साहित्य और अंतिम शब्द है, बीच में आप कर देंगे डॉट डॉट। डॉट डॉट करने के बाद में आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, उसको ब्रैकेट में बंद करें और फिर आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक का
तात्पर्य है कि, अब जो भी आप वहाँ लिखी हुई है लाइन कि साहित्य जीवन का आधार है, उसको आप समझाएंगे, ठीक है, उसकी आप जो है व्याख्या करेंगे। क्योंकि लिखा हुआ है साहित्य जीवन का आधार है, तो बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं यहाँ पर कि साहित्य जीवन का आधार इसलिए है क्योंकि साहित्य पर ही, क्योंकि साहित्य की जो नींव है उसी पर ही जीवन खड़ा रहता है, या फिर जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे परिवर्तन उसमें देखने को मिलते हैं। साहित्य से मनुष्य बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप व्याख्या सीखेंगे, मतलब जो भी आप यहाँ से समझे उसको आप वहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है व्याख्या में, आप व्याख्या को समझाने के लिए अपनी व्याख्या में मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी कहावत है उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे कि आपको पता है कि इसमें व्याख्या एक 4 नंबर की है, तो आप कम से कम जो व्याख्या है वो 5 लाइन से बिल्कुल भी कम ना लिखें। अगर आपको एग्जामिनर एक पंक्ति पे 1 नंबर देगा तो कम से कम 5 पंक्तियाँ तो आपको लिखी होनी चाहिए। अब जब आप ये पंक्तियाँ लिख दें तो लिखने के बाद में कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जब आप जो व्याख्या दी होगी उस व्याख्या में हो सकता है कुछ कठिन शब्द हों, ठीक है, तो उस कठिन शब्द का आप यहाँ पे जो है उस यहाँ पे लिख दें शब्द और इसके आगे उसका लिख दें अर्थ। जो कठिन शब्द इसमें दिया होगा तो वहाँ पर आप उसको यहाँ लिखें शब्द को और उसका एक अर्थ यहाँ पर लिख दें, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला नहीं करना है तो आप वहाँ जाकर हेडिंग डालेंगे टिप्पणी, और साहित्य से संबंधित जो भी लाइन आपको याद है कुछ भी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि हमने साहित्य वाले ऐसे में पढ़ा था कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर साहित्य समाज का दर्पण है, उससे संबंधित होनी चाहिए। बस आप इतना करेंगे। जब आपका एक ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपके पास तो आपको क्या करना है, अब आप ब्लैक स्केच आपके पास में होगा, उस स्केच से यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आप दूसरी अपनी व्याख्या शुरू करेंगे। तो उसमें भी आपको यहाँ पर जो है देखिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरी व्याख्या हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये देख लेते हैं, ये है जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। तो जीवन और आनंद। आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो पहली व्याख्या है उसमें पहला शब्द साहित्य, दूसरा अंतिम है दिया हुआ है। यहाँ पर पहला साहित्य और अंतिम है दिया हुआ है, तो दोनों सेम से लग रहे हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, जो सेम से पहले और अंतिम शब्द हों तो उसमें आप किसी एक में स्टार्टिंग के 2 शब्द ले लें। तो यहाँ पे आप ले लेंगे साहित्य मनुष्य और लास्ट में लिख देंगे है, ठीक है, जिससे कि वो उससे अलग दिखाई दे। तो हम यहाँ पे ले लेंगे जीवन और लास्ट में है। अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर लाइन खींची थी अब उसके नीचे जीवन है और बीच में डॉट 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 हम कर देंगे। फिर हमको क्या लिखनी है, व्याख्या, ठीक है। व्याख्या मैक्सिमम मतलब न्यूनतम 5 लाइन तो आप लिखेंगे ही, इससे कम ना लिखें। तो ये हुआ आपका व्याख्या वाला पोर्शन। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट और रह जाती है अभी इसमें, संक्षेपण देख लेते हैं पहले कि संक्षेपण क्या होता है। तो देखिए संक्षेपण क्या है, जैसे कि ये गद्यांश, एक गद्यांश वहाँ पर दिया गया होगा, ये पीसीएस की मुख्य परीक्षा में ही आता है, केवल समीक्षा अधिकारी में नहीं आता है, ये ध्यान रखना आप इसको। तो गद्यांश वहाँ पर दिया होगा, उस गद्यांश में सबसे पहला काम आपको संक्षेपण करते वक्त
इस पूरे गद्यांश में जो जितने शब्द दिए हैं उनको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, आप गिन लेंगे। गिन लेने के बाद क्या करना है आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल 120 शब्द दिए हुए हैं तो आपको इसका एग्जैक्ट 1/3 शब्द लिखने हैं। 1/3 कितने हो गए? 40। तो +2 या फिर -2 आप कर सकते हैं। जैसे कि आप या तो 42 शब्द लिखेंगे या फिर आप 38 शब्द लिखेंगे, इससे ऊपर ज़्यादा नहीं करना है आपको। तो आप उस गद्यांश को पढ़ेंगे और गद्यांश को पढ़ने के बाद जो इसका अर्थ निकल रहा है, जो इसमें टफ शब्द दिए हुए हैं उनका मतलब लिखते हुए जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं उसी क्रम में आपको संक्षेपण लिख देना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, संक्षेपण लिखने के बाद, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर संक्षेपण लिख दिया, ठीक। अब जो आपने संक्षेपण लिखा उस संक्षेपण में आप अपने शब्द गिनेंगे और आपने जितने शब्द लिखे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 41 शब्द लिखे तो आप लिखेंगे वहाँ पर शब्द 41 अंत में, ठीक है। ये आपको लिख देना, जितने आपके शब्द होंगे वो आपको वहाँ पर लिख देने हैं। ये आपको कैसे करना है? करने के लिए सबसे पहले कॉपी में पीछे रफ पेज दिया होता है, सबसे पहले आपको रफ कॉपी में एक बार संक्षेपण लिखना है। फिर आप शब्द गिने, हो सकता है 60 शब्द हो रहे हों। अब उसमें से फिर देखें आप किन किन शब्दों को हटा सकते हैं, उन शब्दों को फिर हटा दें। और जब आपको लगे कि इनको हटाने के बाद में मेरा 41 के आसपास पहुंच रहा है, तब आप उसको अपने ओरिजिनल पेपर में उसको फेयर करें। संक्षेपण में ये इन चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे। बाकी तो सब सारी चीज़ें वही हैं जो आपको सारांश के समय में करनी है, लेकिन हाँ बस यही है। अब देखिए एक चीज़ और, एक प्रश्न और बचा हुआ है, वो है भावार्थ का। आखिर भावार्थ क्या होता है? देखिए, भावार्थ को लिखते समय भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो हमने सारांश से संक्षेपण के लिए की है। सबसे पहले तो हम गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ेंगे कई बार। पढ़ने के बाद में जब हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो गद्यांश दिया हुआ है उसका लगभग आधा हमें ये लिखना है, 1/2 शब्दों में लिखना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, भावार्थ को लिखते समय आप इसको आपने जो भी समझा उसको लिखना है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पहले नंबर पे दिए हैं, दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे, इस क्रमबद्धता को बनाए रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। भावार्थ में क्रमबद्धता बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि संक्षेपण में ये क्रमबद्धता होनी चाहिए। संक्षेपण में आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि यहाँ की बात को आपने पहले लिख दिया और ऊपर की बात को आपने नीचे लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। भावार्थ में आप ऐसा कर सकते हैं, संक्षेपण में आपको ऐसा नहीं करना है। भावार्थ में आप शब्दों को, जैसे कि कोई शब्द दिया हुआ है उसका कोई पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द दूसरा शब्द वहाँ पे लिख सकते हैं और उसको जो है आप अपनी भाषा में उसको समझाने का प्रयास करेंगे। बस ये 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको भावार्थ में याद रखनी है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका ये पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आज हमने समीक्षा अधिकारी के लिए शीर्षक, सारांश, व्याख्या और पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए भावार्थ, व्याख्या, शीर्षक, संक्षेपण, इन सबको समझने का प्रयास किया। तो समीक्षा अधिकारी के लिए हमने आज 21 नंबर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए आज हमने 60 नंबर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हिंदी को लोग बहुत ही ज़्यादा आसान समझते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों के मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं। पीसीएस के मुख्य परीक्षा में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे मिलेंगे जो अंग्रेजी माध्यम से होते हैं, हिंदी पर शायद इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो उनके मार्क्स भी कम रह जाते हैं, जिससे उनकी रैंक में फ़र्क पड़ जाता है। अगर मार्क्स अच्छे हों तो और अच्छी रैंक आती, हो सकता है कोई और अच्छी पोस्ट मिल जाती। बहुत से लोग इंग्लिश मीडियम में भी होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो लोग रहते हैं, जो अभ्यर्थी रहते हैं, क्योंकि मैंने अपने साथियों को, बहुत से लोगों को भी देखा है
जो हिंदी को बहुत हल्के में ले लेते हैं। जब वो हिंदी को हल्के में लेते हैं तो हिंदी फिर उनको हल्के में ले लेती है, जिसका खामियाजा फिर भुगतना पड़ सकता है। तो आप ध्यान रखें इन सब चीज़ों को, बार बार आप इस पर प्रैक्टिस करें इसको, तो हो जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। अब ये आज हम ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।